नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 20 जुलाई 2023 और आज जो है सीजीएल का एग्जाम था। सीजीएल के फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके और इंग्लिश के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए लगभग सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूं। आप जानते हैं दोस्तों, मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, सिर्फ सीजीएल ही नहीं, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं वहां पे रामबाण टू द पॉइंट काम करेगा। पैरासीटामोल 500। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये सभी प्रश्न भेजने का श्रेय जो है अभिजीत पाटिल और दूसरे बंधु का नाम है अनमोल सिंह, है ना। ये दोनों भाई साहब मिलके जो है आपका क्वेश्चन भेजे हैं, तो इनका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रश्न जो है एम सुब्बा लक्ष्मी का संबंध किस नृत्य से शैली से है? कर्नाटक संगीत ऑप्शन में दिया गया था, राइट आंसर है टू द पॉइंट, है ना। एम सुब्बा लक्ष्मी कहाँ की रहने वाली भैया? तमिलनाडु की रहने वाली है, तंजौर की, ठीक है। इनके अलावा जो आपका एम सुब्बा लक्ष्मी को, है ना, संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न कब मिला था? ये क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट में राइज हो सकती है, तो आपको जो है 1998 मारना है। और संगीत के क्षेत्र में सबसे पहले भारत रत्न एम सुब्बा लक्ष्मी जी को ही दिया गया था। इसके अलावा संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पंडित रविशंकर साहब जो सितार प्ले करते हैं 1999 में इनको दिया गया, ठीक है। इसके अलावा पंडित रविशंकर साहब भारत के लिए ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले प्रथम इंसान है संगीत के क्षेत्र में, जो कल पूछा गया था। इसके अलावा 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान साहब को कंबाइंड रूप से दिया गया। इसके अलावा 2009 में पंडित भीमसेन जोशी को, जो कर्नाटक के रहने वाले हैं, और बिस्मिल्लाह खान कहाँ के रहने वाले भाई? बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है। शहनाई प्ले करते थे, सिर्फ शादी और गाना बजाना नहीं, वो विश्वव्यापी शहनाई को बना दिया कौन? बिस्मिल्लाह खान, है ना। इसके अलावा 2009 में पंडित भीमसेन जोशी कहाँ के रहने वाले? कर्नाटक। किस चीज से जुड़े हुए? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए। 2019 में भूपेन हजारिका साहब का ताल्लुक असम राज्य से है ना। इन्हीं के नाम पे ढोला सादिया ब्रिज भी जो है आपका बनाया गया है, जो इंडिया में नदी के ऊपर इस समय सबसे बड़ा ब्रिज है, ठीक है। इसके अलावा कर्नाटक संगीत और भारतीय संगीत में कुल कितने प्रकार के स्वर होते हैं? तो आपको बताना है 12 प्रकार के। इसके ऑप्शन में 7 भी रहते हैं जिसको आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत के कर्नाटक से थे, लेकिन किस घराना से थे? तो आपका आंसर होगा पंडित भीमसेन जोशी किराना घराना से संबंधित थे, ठीक है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि लाइपेज किसका पाचन करता है? देखिए मैंने पढ़ा रखा है प्रैक्टिस सेट के दौरान, लाइपेज, पेप्सिन, रेनिन, इरेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, है ना। ये सभी के सभी मैं पढ़ा रखा हूं, लेकिन नहीं अगर आप ध्यान दिए तो फिर दिक्कत है भाई, है ना। लाइपेज किसका पाचन करते हैं? तो भाई वसा का पाचन करते हैं। फैट का पाचन जो है आपका कौन करते हैं? लाइपेज। देखिए मैंने आपको बता रखा है कि खाना जो है, ये मान लीजिए कोई आदमी है, इनका मुंह है ये, है ना, ये मान लीजिए कोई आदमी है, तो खाना जो है मुंह से पाचन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मुंह में क्या मिलता है भाई? लार में क्या मिलता है भाई? टाइलिन नामक एंजाइम। ये टाइलिन नामक एंजाइम क्या पचाने का काम करता है? स्टार्च को हिंदी में क्या कहते हैं? मांड। गांव घर में आप देखे होंगे चोकर मतलब जो आपका गेहूं का आटा होता है, उसे छन्नी से छालते हैं ना, ऊपर में जो बच जाता है छिलका वाला, है ना, वो स्टार्च का काम करता है जी, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहीं से पाचन शुरू हो जाता है मुंह से। जैसे ही पेट में जाता है, जैसे ही जठर में जाता है, जठर में आपको HCl का स्नान होता है। खाना जो गया है ना, खाना अंदर, वो HCl का स्नान करता है। स्नान मतलब HCl का छिड़काव। तो जो भी कीटाणु जीवाणु है तो बहुत प्रोटेक्ट है भाई खाने के अंदर, लेकिन फिर भी अगर किसी न किसी बहाने चले गए हो तो HCl उसे क्या करता है? मार देता है, और खाने को किस मोड में ले जाता है? एसिटिक मोड में ले जाते हैं, ठीक है। फिर आगे जाते हैं, आपको क्या निकलता है? वहीं से आपका निकलता है अग्नाशयी, मतलब क्या निकलता है भाई? पेप्सिन और रेनिन निकलता है, ठीक है। पेप्सिन और रेनिन जठर रस से ही निकलता है, जिसमें पेप्सिन क्या काम करता है? तो आपका प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है, और रेनिन क्या करता है कि जो दूध वाला प्रोटीन होता है ना, केसिन, उस पे पचाने का काम करता है। आप समझ रहे हैं कि भाई पेप्टाइड्स क्या होता होगा? मैंने बताया था कि मान लीजिए इतना बड़ा बड़ा पत्थर, लेकिन घर में जो ढलैया कराते हैं हम लोग, तो इतना छोटा छोटा गिट्टी का इस्तेमाल होता है। तो ये पत्थर इसी गिट्टी से, ये गिट्टी जो है इसी पत्थर से बना है ना भाई। तो प्रोटीन मान लीजिए बड़ा वाला पत्थर है, तो उसको तोड़ तोड़ के जो है पेप्सिन जो है छोटका छोटका पत्थर बना देता है, गिट्टी बना देता है। समझ गए अब देहाती भाषा में? तो ऐसे समझिए, ठीक है। तो लाइपेज रस जो है ये स्रावित कहां से होता है? वसा का जो पाचन करता है, तो ये स्रावित होता है आपका अग्नाशयी रस से, ठीक है। अग्नाशयी रस से या अत्राशयी रस से, ये दोनों जगह से, मतलब ऐसे आप इसका नाम ले सकते हैं, ठीक है। स्रावित होता है ना। वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है और ग्लिसरॉल में प्रवर्तित कर देता है। ये कौन? लाइपेज, ठीक है। पेप्सिन और रेनिन का काम समझ ही चुके अभी, जठर रस से निकलती है। इसके अलावा अग्नाशयी रस से ट्रिप्सिन भी निकलता है, एमाइलेज भी निकलता है ना, और लाइपेज भी निकलता है। तीनों निकलता है
अग्नाशय रस से, ठीक है। तो देखिए ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन के पाचन पे काम करता है, एमाइलेज जो है ये स्टार्च के पाचन पे काम करता है, और लाइपेज जो था हमारा ये वसा के पाचन पे काम करता है, ठीक है। इसके अलावा भोजन पूर्ण रूप से कहां पचता है, तो छोटका आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला 2 राज्य आपसे पूछ लिया गया है। कोई गलत है भाई, जब मैं आपको ये दिखाता था तो कोई गलत कर रहा था। ये देखिए सामने यही ग्राफ दिखाते हैं ना सब दिन, है ना। जब भी जनगणना का ज्यादा की बात आया, कम की बात आया, तो मैंने बताया ग्राफ से बताया। और आपको जो है जनगणना के ऊपर ग्राफ, ये वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, एक बार देख लेते बंधु, काम आ जाता, ठीक है भैया। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या जो है 2011 के अकॉर्डिंग ये उत्तर प्रदेश है। 2011 हो, 2021 हो, फिर 2031 हो, हर जगह उत्तर प्रदेश ही रहने वाला है। इसके टक्कर में कोई नहीं खड़ा है फिलहाल तो, ठीक है, कोई भी नहीं खड़ा है। देख लीजिए, इसका शुरुआती अंक 19, इसका शुरुआती अंक 11, इसका शुरुआती अंक 10, इसका शुरुआती अंक 9, 8, है ना। तो ये जनगणना जो है आप 5 को राज्य आराम से इजी वे में याद रख सकते हैं। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, सबसे दूसरा नंबर महाराष्ट्र, यही 2 को पूछा था, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तीसरा स्थान बिहार का है भैया, तीसरा स्थान बिहार का है। यहां से बहुत सारे जनगणना का डाटा देता हूं, जरा कान खोल के सुनिएगा। फर्टिलिटी रेट कितना था, 2.2 था, है ना। डेकेडिकल ग्रोथ कितना था, डेकेडिकल ग्रोथ, है ना, 17.64 था। लिटरेसी रेट कितना था, 74.04 था। लिटरेसी रेट फीमेल का कितना था, 65.46। लिटरेसी रेट मेल का कितना था, 82.14, है ना। सेक्स रेशियो कितना था, जिसे लिंगानुपात कहते हैं, 9:43, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे जी। इसके अलावा यहां से ग्राफ में आ जाइए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या, राइट, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। इसके अलावा सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम का, सबसे कम ग्रामीण पॉपुलेशन सिक्किम का, सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन सिक्किम का। तो सिक्किम तीनों में हीरो है, सिक्किम जो है तीनों कम वाला में अपना ही आंसर रखता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक लिंगानुपात केरला का, सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात पुदुचेरी का, ठीक है। सबसे अधिक आपका जो है साक्षरता केरल का, और सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता लक्षद्वीप का, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं पीछे। ये था आपका जनगणना वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब जनगणना थोड़ा सा और भी आ जाते हैं कि जो जनगणना के बारे में आपको समझना चाहिए, ये तो मैं लिख के बताया। अब जनगणना के बारे में यहाँ से थोड़ा सा और है, ये जो आजकल एग्जामिनर के ज्यादा क्वेश्चन ऐसे आ जाता है मन में। 2011 जनगणना की थीम क्या थी भाई, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, राइट। 2011 की हुई जनगणना देश की कौन सी जनगणना थी, 15वीं। देश की पहली जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के समय में, लगातार जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के समय में, आजादी के बाद प्रथम जनगणना 1951। जनगणना 2011 कितने चरणों में, 2 चरणों में। जनगणना 2011 कैमा जनगणना था, 15वां जनगणना। आजादी के बाद कैमा जनगणना था, 7वां जनगणना। 2021 की जनगणना देश की 16वीं जनगणना होगी। आजादी के बाद 8वीं जनगणना होगी। जनगणना 2021 का थीम क्या है, भागीदारी, जन भागीदारी से जन कल्याण, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे भैया, जनगणना के बारे में इतनी बात, है ना। इसके अलावा बिग केज फॉर कीपिंग बर्ड्स, इस प्रकार के 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया है कि भाई एगो बड़का केज है, इसमें बर्ड को रखने के लिए बनाया गया है ना। आप बड़का केज देखते होंगे मुर्गा वाला, चिकन वाला के पास, है ना। तो भैया इसे एवेरी बोलते हैं, एवेरी, जहां पे पक्षियों को रखा जाता है ना। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, बीज आर केप्ट, जहां पे मधुमक्खियों को रखा जाता है ना पालन हेतु, मधु निकालने हेतु, उसे एपियरी बोलते हैं। एपियरी, APARY, एपियरी, एपियरी। एपी शब्द जो है ना ये मधुमक्खी से संबंधित है, और ए भी शब्द जो है ये पक्षियों से संबंधित है ना। जैसे एविएशन इसी से बना है, एविएशन जो आपका वायुयान वगैरह से संबंधित एविएशन वाला होता है ना मिनिस्ट्री, ये इसी से बना है भाई, है ना। इसके अलावा कांग्रेस की दूसरी बैठक की अध्यक्षता किसने संभाले भैया, सब दिन बताते हैं, प्रथम का 3 अंतिम का 2, जरूर याद रखना, प्रथम का 3 अंतिम का 2, है ना, प्रथम का 3 अंतिम का 2, है ना। तो भैया कांग्रेस की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे, और दूसरी बैठक की अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने किए थे। कब हुआ था दूसरी बैठक, है ना, 1886 के अंदर, ठीक है। पहला कब हुआ था, 1885 के अंदर, है ना, 1885 के अंदर, 1885 है, 75 लिखा गया है, करेक्ट कर लीजिएगा, 85 हो जाएगा, ठीक है। 1 सेकंड कर ही देते हैं करेक्ट, जाने दीजिए, बाद में मैं PDF करेक्ट कर दूंगा। ये 1885 में, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्षता किए थे। दूसरी बैठक दादा भाई नौरोजी करते हैं। तीसरी बैठक आपका जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपका बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं। कौन, बदरुद्दीन
तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। ये कहाँ करते हैं? मद्रास के अंदर करते हैं। कब करते हैं? 85, 86, 87, 1887 के अंदर। ठीक है। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी की थोड़ी सी गुणगान गा लेते हैं। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाते थे, है ना। इसके अलावा भारत के लिए प्रथम बार राष्ट्रीय आय का अनुमान इन्होंने ही लगाया था। इसके अलावा धन के अपवहन सिद्धांत का जो है प्रतिपादन कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी ने ही किए थे। दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कहते हैं। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हो गए। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले हो गए। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो गए। तो ये सब कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आपको क्वेश्चन याद रखना है। अभी कौन है भाई? मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब हैं। ठीक है। इसके अलावा कांग्रेस की स्थापना कौन की है? तो एओ ह्यूम किए हैं, आपके नीचे दिख रहे होंगे, 1885 में। ठीक है। कांग्रेस के 1907 के जो अधिवेशन हुआ उसमें विभाजन हो गए गरम दल और नरम दल में। रास बिहारी घोष कर रहे थे अध्यक्षता। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 इंपोर्टेंट है। अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्षता संभाल रहे थे। यहीं पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है गले मिलने एक हो गए। इसके अलावा दूसरी बात, जो नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे ना, ये भी गले मिल लिए यहीं पे। कहां पे? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। लेकिन गरम दल और नरम दल को एक कराने में कौन अहम भूमिका निभाया था? तो एनी बेसेंट और तिलक ने। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की लॉन्चिंग ईयर क्या है भैया? राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की जो लॉन्चिंग ईयर है ये है आपका 2013 ईस्वी। कब है? 2013 ईस्वी में। मंत्रालय की बात करेंगे तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंदर कार्यरत हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है, ये भाई बदला हुआ नाम है, इसीलिए आने की संभावना ज्यादा लग रहा है। इसका नाम बदल दिया गया है। पहले इसे जो है इंदिरा आवास योजना कहते थे, लेकिन 2016 में इसका नाम बदल के पीएम आवास योजना ग्रामीण रख दिया गया है। भैया एक पीएम आवास योजना शहरी भी है जो अलग है। ठीक है। इसके अलावा 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछ लिया है, ये रिपीट किया गया क्वेश्चन है, एमटीएस में भी पूछा था। तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है ऋतुराज अवस्थी हैं। यह एक पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं और इस सदन में, मतलब ये जो संस्था होती है विधि आयोग, इसमें एक पूर्वकालिक अध्यक्ष होते हैं और 4 पूर्वकालिक सदस्य होते हैं। यानी पूर्वकालिक सदस्य कितने होते हैं? तो 5 होते हैं भैया। 1 + 4 5 भैया। अध्यक्ष भी पूर्वकालिक और 4 को सदस्य जो आएगा वो भी पूर्वकालिक। तो कितने सदस्य हो गए भैया? 5 सदस्य पूर्वकालिक होते हैं, बाद बाकी पदेन होते हैं। ठीक है। तो भैया पूर्वकालिक सदस्य को जरूर ध्यान रखेंगे। विधि आयोग भारत में कैसी निकाय है? तो संवैधानिक इतर निकाय है या फिर गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, विधि आयोग में जो अध्यक्ष के पद पे कौन चुना जा सकता है? दिस इज वीवीआई पॉइंट, आप इसे नोट करके रखें, किसी कहीं पे है ना काम आएगी। तो विधि आयोग में जो है सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज चलेगा और हाई कोर्ट के ओनली मुख्य न्यायाधीश से रिटायर्ड आदमी ही जो है आपका विधि आयोग के अंदर एज अध्यक्ष के रूप में डिप्यूट हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज चलेगा, है ना। एको दिन जज के पोस्ट पे आ गए हैं, रिटायर हो गए तो ये चलेगा। लेकिन हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होना चाहिए अगर सुप्रीम कोर्ट तक वो नहीं पहुंच पाए हैं तो। ठीक है। इसके अलावा नीति आयोग जो है ये भी गैर संवैधानिक निकाय है। इनके बारे में सवेरे सब कुछ बता ही दिया था। रेल कौशल विकास योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? और नहीं, शुरुआत नहीं पूछा गया था, इससे आपसे पूछ लिया है कि इस योजना के तहत प्रशिक्षु को, अप्रेंटिस को, ट्रेनीज को कितने घंटे की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी? तो भैया रेल कौशल विकास योजना के तहत आपको जो है 100 घंटे की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है भैया। रेल एक और योजना लॉन्च किया है जो नया है, अमानत योजना। अमानत योजना क्या है? जो मिली जुली खोया पाया सेंटर, आपने देखा होगा मेला में रहता है खोया पाया सेंटर, है ना। कोई चीज किसी का छूट उठ जाता है तो इसको जो है उपलब्ध कराने या फिर से प्राप्त करने के लिए अमानत चलाया गया है रेलवे के अंदर। इसके अलावा रेलवे के अंदर कवच वाला बात भी आपको नहीं भूलना है, बिकॉज बालासोर याद ही होगा, है ना। तो कवच भी ध्यान रखना है। ये क्या है भाई? है ना, ये प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो आपको जो है खतरा होने से बचाता है, जो रेलवे के इंजन में लगाई जाती है। इसके अलावा तिब्बती नववर्ष जो लद्दाख में मनाया जाता है, देखिए क्वेश्चन पूछने का स्टाइल जरा देखिए। तिब्बती नववर्ष जो लद्दाख में मनाया जाता है, कौन सा त्योहार है भाई? ऑप्शन में लोसार दिया गया था। सब दिन बताते हैं। लोसार 3 जगह मना सकते हैं आप। एक तो आप तिब्बत में मना सकते हैं, वो तो उनका परमानेंट है। हम अपने इंडिया के लिहाज से बात करें तो एक हम लद्दाख में मना सकते हैं, एक हम हिमाचल प्रदेश में मना सकते हैं और एक हम अरुणाचल प्रदेश में मना सकते हैं। कौन सा त्योहार? लोसार।
ठीक है। लोसार क्या है भाई, बेसिकली तिब्बती धर्म के त्योहार हैं। और ये किस जो है आपका कौन से त्योहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष त्योहार है, जो है ना नववर्ष त्योहार है ना, जो तिब्बत के साथ साथ लद्दाख में भी होती है। ठीक है। इसके अलावा लोसांग त्योहार सिक्किम का नववर्ष त्योहार है। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है भाई, लॉ है ना, लोसांग जो सिक्किम है ना उसमें सांग वाला प्रोनाउंसिएशन आता है, लोसांग लोसांग लोसांग, है ना। तो भैया ये सिक्किम का है, तो ये चंद्र कैलेंडर के अनुसार सेलिब्रेट किए जाते हैं। मणिपुर का नववर्ष बताइएगा आप लोग कमेंट करके, क्योंकि कल मैंने बताया था मणिपुर प्रैक्टिस सेट वाली वीडियो में, सभी क्वेश्चन वहीं पे कराए थे। लोसर त्योहार हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। लद्दाख में हेमिस, स्पुतनिक गैस्टर, ये भी त्योहार मनाए जाते हैं। लेकिन अगर लद्दाख ऑप्शन में नहीं हो और हेमिस त्योहार हो तो आप जम्मू कश्मीर भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं हो तो ऑप्शन में रहे तो लद्दाख फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसके अलावा नवरेह जम्मू कश्मीर का नववर्ष है। बैसाखी पंजाब हरियाणा की नववर्ष है। ये देखो चेरोवा मणिपुर का। इसके अलावा बिहू असम का, उगादी है ना आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटक का, गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र का, शीतल बिहार वाले इलाके का, पतांदू तमिलनाडु का, बीसू केरल का, ये सब नववर्ष है भाई। नववर्ष कब सेलिब्रेट करते हैं, अप्रैल महीना में जनरली। इसके अलावा मैराथन दौड़ की आपसे जो है लंबाई पूछ ली गई है बंधु, तो आपके ऑप्शन में 42.5 भी दिया गया था और 42.195 भी दिया गया था, ये 1 है। ठीक है। तो भाई आंसर 42.195 होगा जो ऑफिशियल होता है इस प्रकार से। ठीक है। 42.195 जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसे अगर मील में कन्वर्ट करेंगे तो 26 मील 385 गज होंगे। ठीक है। मैराथन दौड़ की दूरी है ना। इसके अलावा क्रिकेट में पिच की लंबाई 20.12 किलोमीटर होता है और जो पंपिंग क्रीज जिससे टांग उठा नहीं कि स्टंपिंग का घटना घटा, ये 4 फुट का होता है। वॉलीबॉल में लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर की होती है। ठीक है। इसके अलावा वॉलीबॉल का जो प्रथम 4 राउंड होता है वो 25 अंक के लिए खेल होती है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। वॉलीबॉल में जो आपका खिलाड़ी की संख्या होते हैं 6 होते हैं, बेसबॉल में 9 होते हैं, फुटबॉल में 11 होते हैं, रग्बी में 15 होते हैं, क्रिकेट में 11 होते हैं, हॉकी में 11 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, नेटबॉल में 7 होते हैं, बेसबॉल बता दिया था, पोलो में 4 होते हैं, है ना। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है जी खिलाड़ियों की संख्या। क्रिकेट में तो सभी जानते हैं। एक्सेप्टेड का एंटोनिम्स पूछा गया था तो रिजेक्टेड होगा। एक्सेप्ट मतलब आ जाओ, रिजेक्ट भागो, है ना। तो समझ रहे हैं ना, एक्सेप्ट मतलब कोई चीज स्वीकार करना, रिजेक्ट मतलब है ना नजरअंदाज कर देना, है ना, या फिर निगलेक्ट कर देना, निगलेक्ट भी हो जाएगा, है ना। इसके अलावा 2021 में भारत में कौन सा तूफान आया था, प्रश्न पूछा गया है। देखिए ऑप्शन में बच्चे ने एक अम्फान बताया है, एक गुलाब बताया है। मैं आपको बता दूं कि अम्फान तूफान जो है ये 2020 नवंबर में आया था। मई 2021 में यास नामक तूफान आया था, है ना। सितंबर 2021 में गुलाब नामक तूफान आया था। अब डिपेंड करता है कि ओरिजिनल लैंग्वेज क्या था ताकि मैं इसका आंसर दे सकूं। इसके अलावा एबेंडन का एंटोनिम पूछा गया है। एबेंडन मतलब क्या होता है भाई, त्याग देना। जैसे आपने रेलवे के लाइन के बाहर जो पुरानी इस प्रकार की बिल्डिंगें होती है, इस पे लिखा रहता है परित्यक्त। क्या लिखा होता है भाई, परित्यक्त, है ना। एबेंडन्ड, परित्यक्त मतलब अब इसका इस्तेमाल नहीं होता है, छोड़ दिया गया है क्योंकि जर्जर हो गया है, तो इसे मतलब छोड़ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट करना, यूज करना, पास दे देना, भाई हाँ चलो ठीक है ना, सहमति दे देना, एग्रीमेंट कर देना, है ना, राय मतलब यही जो होता है मतलब सहमति, हामी भरना। इस प्रकार से जो भी है एबेंडन का उल्टा हो जाएगा। इसके अलावा प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे भैया। वर्तमान में कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त, तो राजीव कुमार साहब हैं, है ना। इसके अलावा चुनाव आयुक्त कैसी संस्था है भाई, तो चुनाव आयुक्त जो है संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल कौन से हैं, तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक ये चुनाव आयोग से संबंधित हैं। दादा ध्यान रखेंगे, चुनाव आयोग के प्रमुख कार्यों में अगर 2-4 आप बता सको तो ज्यादा मेहरबानी होगी। क्या क्या काम है भाई, है ना। सभी संसदीय जो भी आपका क्षेत्र मतलब आपका केंद्रीय पार्टी है उनको चुनाव चिन्ह देना, विधानसभा का चुनाव करवाना, लोकसभा का चुनाव करवाना, राज्यसभा का चुनाव करवाना, है ना। इसके अलावा जो चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो इस पे नजर रखना, ये भी जिम्मेवारी चुनाव आयोग का है ना। ये सब चुनाव आयोग का काम है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध सेल्यूकस निकेटर से कब हुआ, तो 305 बीसी में। इस क्वेश्चन में आपको 304 बीसी भी हो तो कोई हर्ज नहीं है,
303 बीसी भी हो तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग चीज लिखा गया है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर से एक समझौता करते हैं बाद में। मेगास्थनीज जो था ये कौन था? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, जो आगे चलकर इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। और इंडिका पुस्तक में क्या बताया गया? तो मौर्य वंश के बारे में समझाया गया है। मौर्य वंश की स्थापना किसे हरा कर किए गए थे? तो धनानंद के हरा के। कौन हराए थे भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके सहायता से? चाणक्य के सहायता से। चाणक्य ने कौन सा किताब लिखा भाई? अर्थशास्त्र लिखे हैं। अर्थशास्त्र किस पे आधारित है भाई? कानून पे आधारित है। अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं भाई? सॉरी, चाणक्य को क्या कहते हैं दादा? तो विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो ये सभी के सभी बात ध्यान रखेंगे। धनानंद जो है नंद वंश के अंतिम शासक थे। पद्म नंद जो है नंद वंश के प्रथम शासक थे। धनानंद, मैं तुम्हें संकुल विनाश कर दूंगा। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है, हेमंत ऋतु किस महीने में आती है? तो ये कार्तिक अगहन, यहाँ से आप पूस भी जोड़ सकते हैं। कार्तिक अगहन पूस की जो पीरियड होती है इसे हम हेमंत ऋतु कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा शीत ऋतु भी होती है हमारे यहाँ, बसंत ऋतु भी होती है। सरस्वती पूजा टाइम में जो है बसंत ऋतु रहता है, जिसमें सरसों के फूल वगैरह खिले रहते हैं, है ना। इसके अलावा प्रधानमंत्री पोषण योजना से एक प्रश्न आया था, किस क्लियर नहीं है प्रश्न, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री पोषण योजना जो है ये मिड डे मील का बदला हुआ नाम है। मिड डे मील जो गाँव घर में क्या पूरे इंडिया के अंदर ही जहां जहां आपके माध्यमिक स्तर तक की स्कूलें हैं, प्राथमिक और जो 7वां 8वां में मिलता है शायद मेरे हिसाब से, हाँ 7वां 8वां में मिलता है, तो खाना मिल जाता है। तो इस प्राइमरी स्कूल में गाँव घर में देखेंगे ना, किताब नहीं रहेगा लेकिन एगो थाली जरूर रहेगा, है ना भैया, समझ रहे हैं इसके पीछे दुख दर्द हम भी। लेकिन है ना, ये जो इन्हें मिड डे मील कहा जाता था पहले, इसकी शुरुआत 1995 में होती है और इसी का बदला हुआ नाम जो है प्रधानमंत्री पोषण योजना हो गई है। इसके अलावा पीएम मुद्रा योजना से भी एक क्वेश्चन आया है भाई, हो सकता है कि इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो एम का मैक्रो होता है। मैंने कई बार बताया है आपको कि भाई इनको भी ध्यान रखें, है ना। इसके अलावा जो आपका ये ऑन द बेल, ऑन द बॉल एडियम का मीनिंग पूछा आपसे। ऑन द बॉल, तो ऑन द बॉल का मतलब होता है न्यू आइडिया उत्सर्जित करना, यानी कोई भी चीज तुरंत क्लिक हो जाना। तुरंत मतलब रिप्लाई के लिए मतलब क्या बोलते हैं इसको, तुरंत रिएक्ट आप कर सको, ऐसा। यहाँ पे क्विकली गलत लिखा है ना। तो यहाँ भी जो है आप जो है यहाँ इस प्रकार से समझिए, है ना, स्पेलिंग मिस्टेक है। लेकिन ऑन द बॉल का मतलब क्या होता है? कोई चीज तुरंत जो है डिटेक्ट हो जाना, तुरंत आप रिएक्ट कर सको, न्यू आइडिया कोई जो है सृजन हो जाए, इसी पर ऑन द बॉल कहते हैं। एक आपका एरर डिटेक्शन से भी क्वेश्चन भेजे हैं, ये आपको जो है सिंह साहब जो थे, अनमोल सिंह साहब, इन्होंने लिख के भेजे हैं कि ऑन द बुक और वन ऑफ द बुक एरर डिटेक्शन में आया था। तो भाई सिंपल सी बात है, बुक्स होती है। मैंने आपको 30 या 35 रूल पढ़ाया था, उससे भी जो काफी आपको हेल्प होगा, क्योंकि मैं अंग्रेजी तो पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन एक आध वीडियो एमटीएस के पहले बनाया था मैंने। तो ऑन द बुक्स भाई क्या होती है कि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन की प्रयोग होती है, लेकिन अगर सिंगुलर रहे तो उसको तो आप प्लूरल बना ही नहीं सकते हो, तो उस समय मजबूरी होती है, ठीक है। लेकिन ऑन द बुक के ऑन वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन की प्रयोग होती है, पीसीएन की प्रयोग होती है। तो यहीं पे डिडक्शन था, तो आगे मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा डिफ्थीरिया, अल्जाइमर किस रोग से प्रभावित कौन कौन से अंग होते हैं? देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये रोग है 4 गो, और ये मान लीजिए आपको अंग दे दिया था, और आपको जो है मैच करना था दादा कि कहां से किसको होता है, कौन से प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए 2 ऑप्शन मिले हैं, एक तो आपका डिफ्थीरिया मिला है, एक अल्जाइमर मिला। अल्जाइमर क्या होता है भाई? मस्तिष्क की बीमारी होती है, आदमी भूलने लगता है, बहुत सारे चीज याद नहीं रहते हैं, है ना। और डिफ्थीरिया क्या होती है? श्वसन प्रणाली को जो है नाश करता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, गला वगैरह, नाक वगैरह, फेफड़ा तक में जो है आपका जो है प्रभाव डालता है। कौन? डिफ्थीरिया, है ना, डिफ्थीरिया, है ना। तो ये भाई आप डिप्थीरिया में श्वसन प्रणाली को लगा सकते थे, और अल्जाइमर में मस्तिष्क से मिलान कर सकते थे। इसके अलावा जो 2 गो होगा तो अपने आप 2 गो अगर आता है ना मिलान करने वाला में, तो मेरा जितना एक्सपीरियंस है भाई, अगर 2 गो आ जाता है ना तो 2 गो अपने आप बन जाता है ना। तो भैया देख लीजिएगा क्या आंसर हुआ होगा। ग्लूकोमा, ट्रेकोमा, मेथ्योबिन, जुरुक्थेमेलिया, रतौंधी, है ना, ये सभी के सभी आंख की बीमारी है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। चालुक्य तथा प्रतिहार वंश से भी क्वेश्चन आया है। चालुक्य वंश से भाई क्वेश्चन क्या आया है तो क्लियर नहीं है। गुज्जर वंश के संस्थापक जो है ये नागभट्ट प्रथम है, और चालुक्य वंश जो है अपनी शासन व्यवस्था 3 जगह की थी, है ना। एक तो आपका कल्याणी में किए थे, बाताबी में किए थे, और बेंगी में किए थे। ये तीनों अलग अलग जगह किए थे। कल्याणी में तैलप द्वितीय किए थे, जो आपका बेंगी में किए थे वो विष्णुवर्धन किए थे। तो इनसे क्या क्वेश्चन आया था ये तो क्वेश्चन क्लियर नहीं है। तो दोस्तों शोभना नारायण से भी ये क्वेश्चन आया है।
शोभना नारायण जो नृत्यांगना है ना, इनसे भी ये क्वेश्चन आया है, शोभना नारायण, है ना। तो बताइएगा क्या क्वेश्चन था। एक कदम आर्ट करके कोई स्कूल से क्वेश्चन आया है, ये भी क्वेश्चन क्लियर नहीं है। तो मिलेंगे हम सेकेंड शिफ्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पे मिलेगा, और अगर हमारा पेड जो पीडीएफ बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो व्हाट्सएप से आप पेड पीडीएफ बाय कर सकते हैं, जो हमारी क्लास शाम को चलती है आगामी सभी टीसीएस के एग्जाम हेतु। मिलेंगे अगले वीडियो में, जय हिंद।